आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास MTA 202 लेक्चर नंबर 21 है और लेक्चर नंबर 22 इंशाअल्लाह आज हमने कंप्लीट कर लेना है और मिड टर्म हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इंशाअल्लाह पूरी सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की। चलते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रिकर्जन। रिकर्जन क्या होता है? एक टर्म को, एक ऑब्जेक्ट को या एक टर्म को उसके छोटे छोटे वर्जन्स में डिफाइन करना। वो जो प्रोसेस आ रहा होता है ना उसको हम रिकर्जन कहते हैं। ठीक है, a process of defining an object in terms of its smaller version of itself is called recursion। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट या एक टर्म को उसके अपने ही स्मॉलर वर्जन्स में डिफाइन करना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिकर्जन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि स्मॉलर वर्जन क्या है और रिकर्जन क्या है। रिकर्जन बेसिकली इसके दो पार्ट्स होते हैं, रिकर्जन होता है और एक बेस होता है। दरअसल ये रिकर्जन के दो पार्ट्स नहीं है, रिकर्सिव के दो पार्ट्स हैं। देखिए ये रहा, ये हमारे पास आ जाता है रिकर्जन। ठीक है, रिकर्जन आ जाता है, फिर बेस और फिर रिकर्जन। रिकर्जन क्या है और बेस क्या है? रिकर्सिव के जो हैं दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, रिकर्सिव के दो पार्ट्स हैं, एक बेस है और एक रिकर्जन है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि रिकर्सिव के दो पार्ट्स हैं, एक बेस पार्ट है और एक रिकर्जन पार्ट है। अब बेस क्या है कि एक स्मॉलर वर्जन है विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, और रिकर्जन क्या है? एक स्मॉलर वर्जन है अपना ही जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जैसे कि ये जो चीज़ है ना an-1 ये हमारे पास क्या है? रिकर्जन है, और इसके a0 और a1 मजीद अगर a2 और a4 भी होता ना या a3 भी होता तो वो इसके क्या होने थे? स्मॉलर वर्जन होने थी, और स्मॉलर वर्जन को क्या हम कहते हैं? बेस कहते हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट है, बुक वाली ही समझते हैं कि एक हमारे पास सेट है ए, सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं 1 3 5 सो ऑन। ठीक है, अब इसमें जो 1 है ना, 1, ये जो 1 है ये है बेस, और दिस सेट इज कॉल्ड रिकर्जन। ये मैंने आपको हैंडआउट्स वाली एग्जांपल समझाई है जो फर्स्ट पे दी गई है, ये वाली ये वो वाली एग्जांपल है जो अभी मैंने बताई है आपको। ठीक है, अब रिकर्सिव डेफिनेशन क्या है जिसको हम जनरेटिव टर्म में भी या जनरेटिव मैनर में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने याद रखना है, पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि इसको हम किस टर्म में मैनर में यूज़ करते हैं, तो जनरेटिव मैनर में यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें जो हमारे पास स्मॉलर वर्जन है वो जनरेट किए जा रहे हैं। ठीक है, और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जो बेस है ना, बेस उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसको अपने स्मॉलर वर्जन्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वजह क्या है कि बेस तो खुद एक स्मॉलर टर्म है, तो वो आगे किसी को क्या डिफाइन करेगा? ठीक है ना, क्योंकि बेस तो सेट के अंदर से वर्ड निकला ना, एलिमेंट, तो बेस तो उसका स्मॉलर वर्जन होगा नहीं। जैसे रिकर्जन का स्मॉलर वर्जन 1 है, रिकर्जन का स्मॉलर वर्जन 3 है, रिकर्जन का स्मॉलर वर्जन 5 है, तो 1 का स्मॉलर वर्जन क्या है? वी डोंट नो। तो हम बेस को उसके स्मॉलर वर्जन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, रिकर्जन को कर सकते हैं। उम्मीद है कि अच्छे से आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है, वो करते हैं। उस एग्जांपल में हमारे पास f0 ने दिया गया है और ये एक रिकर्सिव या रिकर्जन क्या एक हमें इक्वेशन दी गई है। हमने कहा है कि f1 f2 f3 f4 आपने फाइंड करना, तो f4 तक हमने फाइंड करना। ठीक है, f0 उन्होंने दिया है, तो फॉर्मूले में देखा जाए तो fn+1 है। मेरे पेंसिल पर गौर कीजिएगा कि fn+1 है। अगर हमने f1 निकालना है तो अगर हम n को 1 के बराबर पुट करें तो क्या आएगा? ये तो f2 निकला है, लेकिन सबसे पहले तो हमें f1 चाहिए, तो f1 निकालने के लिए हमें n को 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। या तो सबसे पहले हमने n को 0 के बराबर पुट करना है, तो यहाँ पर 0 होता है, 0 + 1 = 1। तो n को जब हमने 0 पुट किया तो n+1 0 + 1 हमारे पास 1 आ जाता है, और fn जो है वो हमारे पास f0 बन जाता है। एज वी नो डेट कि f0 की वैल्यू क्या है? 3 है, तो हमने f0 की वैल्यू को 3 पुट कर दिया, 2 3 + 3 आ जाता है। तो इसी तरह n = जब 1 होगा तब हमारे पास क्या होगा? n+1 है, तो यहाँ पर 1 + 1 आ जाएगा जो कि f2 बन जाएगा, और 2 fn की जगह f1 आ जाएगा,
और फिर आगे जाके हमने f1 की वैल्यू 9 पुट कर देनी है और मल्टीप्लाई प्लस माइनस सॉल्व करके हमारे पास 21 आंसर आ जाता है। इसी तरह जब हमने n को 2 के बराबर पुट किया तो हमारे पास ये आ गया, n को फिर 3 के बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास f4 निकल आएगा। तो ये आपने आगे खुद ही सॉल्व करना ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद हमारे पास आता है फैक्टोरियल क्या है पॉजिटिव नंबर का। फैक्टोरियल ऑफ अ पॉजिटिव नंबर का सबसे पहले तो फॉर्मूला जो है ना वो ये होता है n फैक्टोरियल n डॉट n-1 डॉट n-2 डॉट n-3। ये हमारे पास फॉर्मूला है। देखते हैं इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर कि जो फैक्टोरियल का फॉर्मूला किस तरह से लाइक किया जा रहा है कि जो अगर हमारे पास n फैक्टोरियल आ गया ना किसी वैल्यू का तो n डॉट n-1 डॉट n-2 डॉट ये जा रहा है सो ऑन 3 to 1 तक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई 8 वैल्यू है, चलो 8 नहीं दूर की लेते हैं, 5 की ले रहे हैं, 4 माइनस 1 4 माइनस 2, ठीक है, 4 माइनस 3 4 माइनस 4, बस 4 तक लेनी है हमने। ठीक है, कहाँ तक लेनी है हमने 4 तक, 5 तक नहीं लेनी फिर वो माइनस में चली जाती है। ठीक है, यहाँ तक लेनी है। तो कुछ इस तरह से बनता है ये कि 4 डॉट 3 डॉट 2 डॉट 1 डॉट 0। अब ये जो जीरो है ये तो पूरी वैल्यू को जीरो कर रहा है, तो जीरो फैक्टोरियल तो नहीं ना इस तरह से होता कि जीरो फैक्टोरियल सबके साथ मल्टीप्लाई को तो ये तो हर वैल्यू को जीरो कर देगा। तो आपने एक बात याद रखनी है कि जो जीरो फैक्टोरियल होता है ना वो हमारे पास 1 के बराबर होता है। ठीक है, जो जीरो फैक्टोरियल है वो हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो 3 to the 4 3 the 12 12 to the 24 24 1 the 24 एंड ऑल्सो 24 1 the 24। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 24। तो 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 24 होता है। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर हमारे पास n फैक्टोरियल ओवर n हो, जैसे कि 8 फैक्टोरियल ओवर 8 नहीं लें आप 3 नहीं चलें 8 ले लेते हैं, 8 फैक्टोरियल ओवर 4 8 फैक्टोरियल ओवर 4। तो ये 4 का क्या मतलब है 8 डॉट 7 डॉट 6 डॉट 5 डॉट 4 इनफ 4 तक आपने बस लेकर जाना, उससे आगे नहीं लेके जाना। पता है क्यों, फायदा ही नहीं आगे लेके जाने का। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर ले भी जाती हूँ ना 7 डॉट 6 5 4 3 2 1, ठीक है, तो ये जो 4 है ना कटिंग कर देगा 4 फैक्टोरियल, जब वो आगे जाके कटिंग कर देगा तो नीचे भी 3 डॉट 2 1 आ जाता है, सॉरी इधर भी फैक्टोरियल ही आना है। ठीक है, इस तरह से तो फायदा कोई नहीं है, आपस में सारे आपस में कट हो जाते हैं। तो जस्ट हमारे पास जो यहाँ 4 लिखा गया ना हमने 4 तक ही लिख देना, ये 4 वैसे भी इस 4 से कट हो जाएगा। तो पीछे का जो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आएगा ना वही इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं कि क्या आ रहा है 8 मल्टीप्लाई 8 7 दा हमारे पास होता है 56। फिर अगर 56 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 336 और 336 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1680 आ जाता है। ठीक है, ये जस्ट था आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। ठीक है, ओके आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है। ये देख लेते हैं ये क्या कहा गया है यहाँ पर। ये एक एक्सरसाइज है, हमारे पास ए बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, और ए भी हम जानते हैं ना कि ऑर्डर पेयर में जो पहली वैल्यू होती है वो ए के बराबर होती है, दूसरी होती है वो बी के बराबर होती है। तो यहाँ पर 2 ए के बराबर है और 3 बी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि अगर आपके पास ए जो है वो छोटा हो बी जो है वो बड़ा हो तो आपने क्या पुट करना है 0 पुट करना है। तो सबसे पहली एक कंडीशन में तो हमारे पास 0 आ गया ना। ठीक है, हम अभी ए वाला कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने 2 3 की वैल्यू फाइंड करनी, तो 2 3 की वैल्यू तो वो हमारे पास 0 आ गई। अब हमने 14 और 13 की वैल्यू फाइंड करनी। अब जो 14 और 33 है ना, अब 14 जो है वो बड़ा आ जाता है और 3 जो है वो छोटा आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो बड़ा आ गया, बी जो है छोटा आ गया। तो ये कंडीशन कहाँ लाई करी दूसरे में, तो हमने दूसरी वाली इक्वेशन पुट करनी है। ठीक है, दूसरे में हमने ये वाला फॉर्मूला पुट करना है और तब तक करना है जब तक हमारे पास जो ए जो है वो छोटा ना आ जाए बी से, तब तक हमने इसी फॉर्मूले को यूज करना है। तो देखते हैं कि स्टेप्स क्या किए गए हैं। क्यू 14 और 3 है, तो हमने जब 14 में से 3 को माइनस किया, ठीक है, और बी मेरे पास 3 था +1, तो 14 में से 3 माइनस किया तो 11 आ जाता है, फिर 3 आ जाता है और फिर +1 आ जाता है।
तो फिर हमारे पास Q8 और 3 आ गया +1। अब Q8 3 +1 हम किस तरह से करेंगे? यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर Q इक्वल्स टू 8 3 +1। तो यहाँ पर 8 जो है वो हमारे पास क्या है? क्या था? a माइनस बी, a माइनस बी +1 ये था। तो हमने इसमें इसको पुट कर देना। a हमारे पास क्या है? 8, b हमारे पास क्या है? 3, b हमारे पास क्या है? 3, ये फॉर्मूले का +1 और इस फॉर्मूले का +1 आ जाता है। तो 8 में से 3 निकाले तो हमारे पास क्या आ गया? 5, फिर हमारे पास क्या आ गया? 3 और फिर हमारे पास क्या आ गया? 2। ठीक है, तो 5 3 + 2 हमारे पास एक टर्म निकल आई है 5 3 + 2। अब ना इस फॉर्मूले में दोबारा ये पुट करते हैं। ठीक है, ओके, हमारे पास क्या था फॉर्मूला? QA माइनस बी, सॉरी B +1, इसमें हमने दोबारा से पुट करना है। तो 5 माइनस 3, ठीक है, 3 + 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 3। अब इस +1 में हमने सॉरी ये वाला 2 भी प्लस करना है, तो ये हमारे पास क्या जीता? 3। तो देखा जाए तो a जो है वो आ गया ना छोटा b से, तो ये हमारे पास यहाँ पर खत्म हो जाता आंसर। यहाँ पर उसने वैसे कहा है कि जब हम 2 में से 3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास -1 आंसर आता है, जो कि उसने कह दिया कि अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 0 के बराबर है। इस तरह आंसर हमारे पास 4 के बराबर आ जाता है। ठीक है, ओके, उसके बाद फाइबोनाची सीक्वेंस। फाइबोनाची सीक्वेंस आ जाता है। फाइबोनाची सीक्वेंस क्या है? आपने जैसे इसका फॉर्मूला याद रखना और कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, जो मेन चीज़ है ना याद रखने वाली, वो है क्या है? फॉर्मूला एफ के इक्वल्स टू एफ के -1 प्लस एफ के -2। ठीक है, फॉर ऑल के इंटीजर्स, जो के हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब F0 F1 दिया गया है, तो हमने यहाँ पर एन के की वैल्यू जो है पहले वो 1 पुट कर लेनी है, फिर 2 पुट कर लेनी है, फिर 3 पुट कर लेनी है। इस तरह से हमने वैल्यूज को निकाल लेना है। मुझे बताइए आप कर लेंगे? वैसे ये इसका ना फॉर्मूला ही आप अच्छी तरह से याद रखना है, एमसीक्यूज में यही पूछ लिया जाता है। रिकरेंस रिलेशन। अब रिकरेंस रिलेशन क्या है? रिकरेंस जो रिलेशन है ना, उसकी आपने टर्म्स याद रखने हैं कि उसको हम किस तरह से लिखते हैं। रिकरेंस रिलेशन को हम इस तरह से लिखते हैं a k -1 a k -2 a k -3 so on a k -I। ठीक है, इस तरह से हम रिकरेंस रिलेशन सीक्वेंस को हम इस तरह से लिखते हैं, रिकरेंस रिलेशन को हम इस तरह से लिखते हैं। अब B1 जो है वो उसने हमारे पास 2 के बराबर का है। अब B के उसने यहाँ पर इक्वेशन दे दिया है और कहा गया है जो K है वो बड़ा है या बराबर है 2 के। तो जो हमारे पास K है ना वहाँ पर हमने 2 पुट कर देना है और K है वहाँ पर हमने 2 पुट कर देना है, जिसकी वजह से आंसर जो है वो B2 का हमारे पास 6 आ गया, इसलिए हम B3 का हमारे पास आंसर क्या है वो 12 आ गया। ठीक है, उसके बाद टावर ऑफ हेनॉय आ जाता है। टावर ऑफ हेनॉय देखते हैं क्या है। आपने बस इसका फॉर्मूला, इसकी सीक्वेंस याद रखनी है कि इसको किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, रिकरेंस रिलेशन की सीक्वेंस को। ओके, उसके बाद टावर ऑफ हेनॉय आ जाता है। इसमें से ज्यादा कुछ नहीं, एमसीक्यू से पूछे। द पजल वाज इन्वेंटेड बाय अ फ्रेंच मैथमेटिशियन। ये आपने जिसने पढ़ लेना है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि किसने लॉन्च किया, कब लॉन्च किया, वगैरह वगैरह, उसमें क्या था। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, इसका फॉर्मूला ये रहा। आपने बस इसका फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद रखना है। एक ये रहा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की मदद से तो हर इक्वेशन सॉल्व की गई है ना। बेसिकली जो फॉर्मूला है ना वो हमारे पास ये है Mn2n-1, यही इसका फॉर्मूला। तो आपने याद रखना चाहते, इसमें से कुछ नहीं पूछा जाता, आपने बस फॉर्मूला याद रखना। नोट्स में मैंने यही फॉर्मूला लिखा है और टावर ऑफ हेनॉय को हम n/n से डिनोट करते हैं। ठीक है, उस आगे जी हमारे पास रिकर्जन आ जाता है, रिकर्जन पार्ट 2। ठीक है, रिकर्जन पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है, जिसमें हमने बेस रिकर्जन के अबाउट पढ़ा, रिकर्जन क्या होता है, बेस क्या होता है, और कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हमने सॉल्व की। ठीक है, तो अब आ जाता है रिकर्जन पार्ट 2। बेसिकली हमारे पास रिकर्जन जो है वो पार्ट 2 में क्या है कि आपने नया सेट एलिमेंट बनाना है बाय यूजिंग पुराने वाले से
इस्तेमाल करते हुए आपने एक नया सेट एलिमेंट बनाना है। बिल्ड न्यू सेट एलिमेंट फ्रॉम द प्रीवियस वंस फॉर अ सेट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। कुछ रूल्स हैं वो ये रहे कि जो बेस है ना वो हमारे पास रिकर्जन में से हो, सेट में से हो, ऑब्जेक्ट बिलोंग करता हो सेट में से। और रिकर्जन हमें पता है कि वो एक सेट है, नाउन सेट है, ठीक है। ओके, अब क्या कह रहे हैं कि अ न्यू सेट ऑब्जेक्ट फॉर ऑलरेडी नाउन इन अ सेट, कि एक नया सेट ऑब्जेक्ट बनाना जो कि पहले ही हमें एक सेट दिया गया हो, ठीक है। और एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है हमारे पास, तीसरा रूल। दो रूल तो हम पहले अच्छी डिटेल से पढ़ चुके हैं ना। अब हमारे पास जो तीसरा है ना वो क्या है, रिस्ट्रिक्शन। आपको बाउंड कर दिया गया, आप पर एक लिमिट लगा दी गई है। अब लिमिट क्या है, 1 से 2 तक लिमिट है। क्या है लिमिट, कि फॉर एग्जाम्पल आपको कहा गया है कि ये एक सेट है जिसमें ए बी सी से लेकर जी तक है, बी नहीं बल्कि ये रहने दें, हम सेट एक आगे पास एक सेट दिया गया है। यहाँ पर पेंट में देखते हैं कि हमारे पास ओड नंबर्स हैं, ओड नंबर्स हैं, नहीं रहने दें, ओड नंबर भी रहने दें, बल्कि हम इंटीजर्स लेते हैं जी, इंटीजर्स लेते हैं जी। अब इंटीजर्स में तो पॉजिटिव और माइनस की वैल्यूज भी आ जाती है ना हमारे पास। अब मैंने यहाँ पर कह दिया कि मुझे जो हमारे पास 8 है ना, 8 8 वो एलिमेंट है हमारे पास नेचुरल नंबर्स का, या आप होल नंबर लगा लें, ठीक है, होल नंबर लगा लें, या आप होल नंबर लगा लें, ठीक है। 8 जो है एलिमेंट है होल नंबर का, ठीक है। अब ये जो होल नंबर है वो तो हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं ना, तो 8 जो है वो इसके अंदर आता ज़रूर है, लेकिन ये जो नेचुरल नंबर्स है ना, नेचुरल नंबर्स इसमें पूरे फिट नहीं होते। नेचुरल नंबर्स तो पॉजिटिव में होते हैं ना, सॉरी होल नंबर तो है वो पॉजिटिव में होते हैं ना, +1 +2 +3 +4 +5। लेकिन जो इंटीजर है वो हमारे पास माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं। तो जो z है वो इज़ नॉट इक्वल्स टू होल नंबर। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आपने यहाँ पर होल नंबर नहीं अब यूज़ करना, आपने यहाँ पर z ही यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट जो है वो z, ये जो 8 है वो z में भी बिलोंग करता है। जहाँ आप होल नंबर कह रहे हैं तो वहाँ पर इंटीजर भी तो होल नंबर में ही आ जाता है ना, क्योंकि जो 8 है आप होल नंबर का हवाला दे के कह रहे हैं, लेकिन इंटीजर में अगर हम 8 लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। वैसे तो ज़्यादातर इसके अबाउट नहीं पूछा जाता, लेकिन आपने फिर भी याद रखना है कि इसका कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास एक, ओके, एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास एक, ये हमने सॉल्व भी की हुई है। आगे पहले बाद में कर लेते हैं, चलो एग्जाम्पल आगे पढ़ लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। अच्छा, बूलियन एक्सप्रेशन की मदद से जो रिकर्सिव की डेफिनेशन है वो क्या है, कि जो बेस जो है वो ईच सिंबल ऑफ अल्फ़ाबेट इज बूलियन एक्सप्रेशन। रिकर्जन क्या है, पी एंड क्यू और बूलियन एक्सप्रेशंस हैं, मतलब हर अल्फ़ाबेट जो है वो हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन है, जैसे कि पी क्यू, ये हमारे पास क्या है, बेस है। और इसके दरमियान में जो हमारे पास जो साइंस लगे होंगे ना, एंड और नॉट के, तो ये हमारे पास क्या है, रिकर्जन्स हैं, ठीक है। और रिस्ट्रिक्शन क्या है, देयर इज नो बूलियन एक्सप्रेशन ओवर अल्फ़ाबेट अदर देन दोज ऑब्टेन्ड वन लिमिट 1 टू लिमिट 2, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि हमारे पास इसमें कोई बूलियन एक्सप्रेशन नहीं है ओवर अल्फ़ाबेट, मतलब दोनों के दरमियान कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब एक्सरसाइज आ जाती है हमारे पास, क्या है कि बूलियन एक्सप्रेशन ओवर अल्फ़ाबेट, तो पी और क्यू, फिर उसके बाद निगेशन का निशान पी एंड एस, निगेशन एस। तो ये हम जानते हैं कि इसको हम किस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में काफ़ी ही ज़्यादा इस पर काम किया था। तो ज़्यादातर ना इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। आपको मैं एक एग्जांपल करवाती हूँ जिससे आपके जो सारा कुछ है ना वो माइंड से क्लियर हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शन, देयर इज नो अरिथमेटिक रिस्ट्रिक्शन अदर देन, ये आपने रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ सम हमारे पास क्या है कि गिवन नंबर्स a1 a2 an देयर आर, मतलब हमारे पास क्या है कि n जो है पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, तो हमारे पास क्या इस तरह से लिखा जाएगा, उसको रिकर्सिव की डेफिनेशन को कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है, सुमेशन n I इक्वल्स टू 1, ठीक है।
ज़्यादातर इसमें से कुछ नहीं पूछा जाता है। रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ यूनियन सेट्स, तो हम यूनियन सेट की भी रिकर्सिव डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ यूनियन सेट्स हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास यूनियन, पहले बात तो ये कि हम यूनियन को डिनोट किसे करते हैं, इससे करते हैं। जो हमारे पास लेक्चर नंबर 21 और 22 है ना, इसमें से ज़्यादातर लॉन्ग नहीं आते, लॉन्ग नहीं आते। जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, जो हम A to Z पढ़ते गए हैं, ये आपके इम्पोर्टेंट भी हों ना तो आपने जैसे इसके फार्मूलाज को अच्छी तरह से याद रख लेना कि किसका यूनियन में फार्मूला क्या था। जैसे कि बेस का यूनियन में फार्मूला जो A आई है वो हमारे पास A 1 के बराबर है, ठीक है। इस तरह ये यूनियन का फार्मूला तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, बहुत कम पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी आपने एहतियातन उसको याद करके चले जाना है। और इंटरसेक्शन का हमारे पास ये फार्मूला है, तो समझाने वाला इसमें कुछ नहीं क्योंकि यहाँ पर ना एग्जांपल्स दी गई हैं जिसमें से मैं आपको क्लियर करवा सकूँ। एक एग्जांपल जो है वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, वो हम क्लियर कर लेते हैं जिससे हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन उसका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक सेट है A, जिसमें हमारे पास तमाम नेचुरल नंबर्स वो हैं जो हमारे पास 5 के टेबल पर डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये था ना कि 5 जो है वो बिलोंग करना चाहिए A से, तो ये हमारे पास बेस आ जाती है, ये हमारे पास क्या आ जाता है, वो रिकर्जन आ जाती है, ठीक है। तो x प्लस ए हमने, और x प्लस x एलिमेंट है A का और y एलिमेंट है A का, ये हमने कंसीडर किया है और हमने कह दिया कि जो x प्लस y जो है वो एलिमेंट होना चाहिए A का। तो x जो है वो एलिमेंट है क्या, एज वी नो डेट कि 5 जो है वो एलिमेंट है A का, और y की वैल्यू को हमने 10 ले लिया जो कि हमारे पास एलिमेंट है A का। जब हमने इन दोनों का एडिशन निकाला तो 15 जो है वो एलिमेंट A का आ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने x प्लस वाई को डिवाइड भी कर दिया 5 के साथ, ठीक है। 5 हमारे पास क्या था, बेस था, 5x प्लस वाई को हमने बेस के साथ डिवाइड कर दिया, तो 15 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या डिवाइड करके भी हमारे पास एलिमेंट जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से, तो हाँ जी कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो s है वो हमारे पास मतलब सबसेट है। यहाँ पर हमारा सवाल ख़त्म हो जाता है। ये एक अलग कंसेप्ट मैंने आपको बताया है कि हम जब लिखते होते हैं ना इस तरह से कि s जो है वो सबसेट है a का, तो जो s है ना वो सबसेट होता है, लेकिन जो a होता है ना वो हमारे पास सुपर सेट होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है अच्छे तरीके से। जो करने वाला था वो मैंने करवा दिया है। आपने बस अपनी प्रैक्टिस पे फोकस रखना है और जस्ट आपने इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह से कर लेना है और कंसेप्ट समझने के लिए फैक्टोरियल का और फाइबोनाची का मतलब इनके फार्मूलाज अच्छी तरह से याद रख लेने। इसमें से ज़्यादातर आता कुछ नहीं है, ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट मैं नहीं कह सकती आ सकते हैं, लेकिन एमसीक्यूज आ रहे तो एक आधा आ जाता है, लेकिन लॉन्ग में कोई चांसेस नहीं है, शॉर्ट में भी मुझे बहुत ही कम लगते हैं। तो लिहाजा आपने ना इसको बस एमसीक्यूज के लिहाज से प्रिपेयर करना है कि फार्मूलाज जो हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे हो जाए, ठीक है। फार्मूलाज आपने प्रैक्टिस कर करके याद कर लेने हैं। बकायदा यहाँ पर हमारे पास लेक्चर नंबर 21 और 22 क्लियर हो जाता है, जिससे हमारा मिड टर्म भी क्लियर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह फाइनल टर्म भी हम अपना कंप्लीट करेंगे, यही साथ हमारा बना रहेगा। अगर आपको वीडियोस की समझ आती है, मेरी समझ आती है, लेक्चर्स की समझ आती है, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें ताकि उनको भी उनकी भी मदद हो सके। कोशिश करूँगी कि MTH 202 के MCQs जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं, शॉर्ट वगैरह जिस तरह से लॉन्ग आते होते हैं पेपर में, उसकी भी एक वीडियो बनाऊँ ताकि आपको पता चले कि पेपर में किस तरह के शॉर्ट और लॉन्ग आते होते हैं। तो पेपर के टाइम आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट आपने प्रैक्टिस करके जानी है इसकी। मैथ जो है वो प्रैक्टिस करने से आता है, बाकी सब्जेक्ट्स चाहे आप पढ़ लें लेकिन मैथ जो है ना वो हमारे पास प्रैक्टिस करने से ही आता है। तो आपने प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही करनी है मैथ की। मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।